साल 2030। यह वह समय था जब विज्ञान ने कल्पनाओं को हकीकत में बदल दिया था। इंसान मंगल पर बस्तियां बसा रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया के हर क्षेत्र पर अपनी पकड़ बना ली थी और मानव सभ्यता खुद को अमर बनाने की दिशा में बढ़ रही थी। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानों की समझ से परे था, कुछ ऐसा जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। दिसंबर की एक ठंडी रात थी। दिल्ली, न्यूयॉर्क, टोक्यो, हर जगह लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। नीला आसमान धीरे धीरे गहरे लाल में तब्दील होने लगा। यह दृश्य बेहद डरावना था। वैज्ञानिकों ने इसे एक साधारण सौर तूफान बताया, लेकिन यह साधारण नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की जा चुकी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ISRO और अमेरिकी नासा के वैज्ञानिक इस घटना को समझने में लगे हुए थे। दिल्ली स्थित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वैज्ञानिकों की एक मीटिंग बुलाई गई। प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अरुण मिश्रा ने कहा, हमने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य गतिविधियां दर्ज की हैं। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे ग्रह की ओर बढ़ रही है। कुछ धार्मिक विद्वानों ने इसे कयामत की आहट बताया। बाइबल की भविष्यवाणियों, हिंदू ग्रंथों और इस्लामिक स्क्रिप्ट्स में वर्णित प्रलय की बातें लोगों के दिमाग में कौंधने लगीं। 24 घंटे बीतते ही दुनिया भर में अजीब घटनाएं होने लगीं। न्यूयॉर्क में अचानक एक विशाल भूकंप आया जिसकी तीव्रता 9.8 थी, इतनी तीव्र कि पूरी शहर हिल गया। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां अपने किनारे तोड़कर बस्तियों को डुबोने लगीं। जापान में सुनामी आ गई और यूरोप में बर्फीले तूफानों ने कहर बरपा दिया। इसके बावजूद सबसे डरावनी घटना थी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का असंतुलित हो जाना। सैटेलाइटें अचानक ठप पड़ गईं, इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो गया, वायुयान और स्पेसक्राफ्ट्स अपने कंट्रोल से बाहर हो गए। दुनिया अराजकता की ओर बढ़ रही थी। दिल्ली के इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद थे। अरुण मिश्रा ने कहा, हमें अभी अभी जानकारी मिली है कि यह समस्या सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। मंगल पर मौजूद हमारी बस्तियां भी इस रहस्यमयी ऊर्जा के प्रभाव में आ गई हैं। हमारी स्पेस स्टेशन अर्क 7 ने हमें एक संदेश भेजा है। यह पृथ्वी का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। सवाल उठने लगे, क्या यह कोई एलियन हमला था? क्या यह ब्रह्मांडीय शक्ति का कोई खेल था, या फिर कोई प्राचीन भविष्यवाणी सच होने जा रही थी? जब यह खबर दुनिया भर में फैली तो लोग दहशत में आ गए। सरकारों ने आपातकाल घोषित कर दिया, सैन्य बलों को तैनात कर दिया गया। लेकिन सवाल यह था कि किससे लड़ें? कोई दुश्मन ही नहीं था। इस बीच वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाली खोज की। पृथ्वी के केंद्र में एक विशाल ऊर्जा स्रोत एक्टिवेट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति धरती के अंदर से जाग चुकी थी। अरुण मिश्रा ने अपने सहयोगियों से कहा, अगर यह ऊर्जा विस्फोट जारी रहा तो पूरी पृथ्वी 30 दिनों के अंदर नष्ट हो सकती है। हमें इसे रोकना होगा। अगले एपिसोड में क्या इंसान इस प्रलय से बच पाएगा? क्या यह किसी एलियन सभ्यता की साजिश है, या फिर ब्रह्मांड का कोई गुप्त रहस्य? साल 2030। पृथ्वी पर मंडरा रहे इस प्रलय के साए ने हर किसी को दहला दिया था। आसमान अब भी गहरे लाल रंग का था, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। दुनिया भर के वैज्ञानिक, नेता और धार्मिक गुरु अपने अपने तरीके से इस आपदा का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय तेजी से भाग रहा था। अर्क 7 अंतरिक्ष स्टेशन, जो मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच की कड़ी थी, अब अजीबोगरीब संकेत भेज रहा था। स्टेशन के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. एलेना ग्रे ने अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया। हमने मंगल से पृथ्वी की ओर बढ़ रही एक अज्ञात ऊर्जा का स्रोत ट्रैक किया है। यह ऊर्जा सिर्फ तकनीकी उपकरणों को नहीं, बल्कि जैविक संरचनाओं को भी प्रभावित कर रही है। यदि यह पृथ्वी तक पहुंचती है तो मानव सभ्यता का अंत निश्चित है। इसके तुरंत बाद स्टेशन से संपर्क टूट गया। दिल्ली में स्थित भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर ISRO के कंट्रोल रूम में तनाव चरम पर था। अरुण मिश्रा ने प्रधानमंत्री को स्थिति की गंभीरता समझाई। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है,
हमें शक है कि यह ऊर्जा किसी उन्नत सभ्यता द्वारा जानबूझकर भेजी गई है। प्रधानमंत्री ने फौरन सवाल किया, अगर यह हमला है तो क्या हमारे पास कोई सुरक्षा का उपाय है? डॉक्टर मिश्रा ने भारी मन से जवाब दिया, हमारे पास केवल एक मौका है, अगर हम उस ऊर्जा स्रोत को रोक पाएं, लेकिन इसके लिए हमें तुरंत अंतरिक्ष में एक मिशन लॉन्च करना होगा। इसरो और नासा ने मिलकर एक संयुक्त मिशन की योजना बनाई। इसे नाम दिया गया मिशन अस्त्र। इसका उद्देश्य था उस अज्ञात ऊर्जा स्रोत को नष्ट करना या उसके प्रभाव को निष्क्रिय करना। मिशन के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया। टीम में शामिल थे डॉ. अरुण मिश्रा, मिशन लीड, भारत; कैप्टन एलेक्स कार्टर, स्पेस पायलट, अमेरिका; डॉ. हुआंग ली, क्वांटम एनर्जी विशेषज्ञ, चीन; सोफिया मेंजा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ, यूरोप। मिशन की तैयारी के दौरान पृथ्वी पर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। नई दिल्ली। अचानक बिजली ग्रिड फेल हो गए, जिससे पूरे शहर में अंधेरा छा गया। लंदन। घने कोहरे और बर्फीले तूफान ने लाखों लोगों को घरों में कैद कर दिया। सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने का कोई उपाय नहीं था। लोग इसे पृथ्वी का प्रलय काल कहने लगे। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं कि यह ईश्वर का प्रकोप है। धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ने लगी। जनवरी 2031 की शुरुआत में मिशन अस्त्र ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। रॉकेट अग्नि एक्स का डिजाइन खास तौर पर इस ऊर्जा स्रोत तक पहुंचने के लिए किया गया था। लॉन्च को पूरी दुनिया ने लाइव देखा। कैप्सूल के अंदर टीम के सदस्य एक दूसरे को देख रहे थे। कैप्टन एलेक्स ने कहा, हम इतिहास के सबसे बड़े मिशन पर हैं। अगर हम असफल होते हैं तो पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। डॉ. हुआंग ली ने कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊर्जा स्रोत के डेटा को देखते हुए कहा, यह स्रोत स्थिर नहीं है, यह लगातार अपनी जगह बदल रहा है, हमें इसे ट्रैक करना होगा। मिशन के 48 घंटे बाद जब कैप्सूल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकला तो एक विशाल मलबे का तूफान उनकी ओर बढ़ने लगा। यह मलबा पुराने सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष कचरे का था, जिसे ऊर्जा स्रोत ने अपनी ओर खींच लिया था। कैप्टन एलेक्स ने तेजी से कैप्सूल को मलबे से बचाने के लिए पैंतरेबाजी की। सोफिया ने कैप्सूल के एआई सिस्टम का उपयोग करते हुए रास्ता साफ किया। डॉ. मिश्रा ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, असली चुनौती अभी बाकी है। मलबे के तूफान से बचने के बाद टीम को एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल मिला। यह सिग्नल मंगल ग्रह की दिशा से आ रहा था। डॉ. हुआंग ली ने कहा, यह मानव निर्मित नहीं लगता, यह किसी बाहरी सभ्यता का काम हो सकता है। टीम ने फैसला किया कि सिग्नल का स्रोत पता लगाने के लिए थोड़ी देर रुकना होगा। इसी बीच पृथ्वी पर हालात और बिगड़ गए। न्यूयॉर्क। समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आधा डूब चुका था। टोक्यो। भूकंपों की श्रृंखला ने पूरे शहर को मलबे में बदल दिया। अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान में तेज बारिश ने बाढ़ ला दी, जिससे करोड़ों लोग विस्थापित हो गए। अंतरिक्ष में टीम ने सिग्नल का स्रोत ट्रैक किया। यह एक छोटा क्षतिग्रस्त यान था। यान के अंदर उन्हें एक एलियन डिवाइस मिला जो उसी ऊर्जा स्रोत के साथ सिंक कर रहा था। मिश्रा ने कहा, यह डिवाइस ऊर्जा स्रोत को नियंत्रित करने की कुंजी हो सकता है। क्या टीम ऊर्जा स्रोत तक पहुंच पाएगी? एलियन डिवाइस का असली मकसद क्या है? क्या पृथ्वी पर बची मानवता का अस्तित्व सुरक्षित है? मिशन अस्त्र के लॉन्च के बाद पूरी दुनिया की उम्मीदें अंतरिक्ष में तैनात इस बहादुर टीम पर टिकी थीं। हर व्यक्ति टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। हर सांस एक उम्मीद और डर के साथ खींच रही थी। लेकिन अंतरिक्ष के अंधकार में छिपा अज्ञात मानवता के साहस और विज्ञान की हर सीमा को चुनौती देने वाला था। अग्नि एक्स रॉकेट, जो पृथ्वी से प्रलयकारी ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ रहा था, ने पृथ्वी की कक्षा को पार करते ही अपने मुख्य इंजन शुरू कर दिए। कैप्सूल में टीम पूरी तरह से अपने कार्यों में व्यस्त थी। कैप्टन एलेक्स कार्टर ने रोबोटिक आवाज में कहा, हम पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल चुके हैं। अगले 12 घंटे में हम पहले पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। कैप्सूल के भीतर डॉ. अरुण मिश्रा और डॉक्टर हुआंग ली ऊर्जा स्रोत का डेटा देख रहे थे। हुआंग ने गंभीर स्वर में कहा, यह ऊर्जा स्थिर नहीं है, इसकी तीव्रता हर पल बढ़ रही है। सोफिया मेंजा, जो एआई विशेषज्ञ थीं, ने कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते कोड्स की ओर इशारा करते हुए कहा,
यह ऊर्जा सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं लगती, इसका पैटर्न बहुत जटिल है, जैसे इसे कोई निर्देशित कर रहा हो। इसी बीच पृथ्वी पर स्थितियां और भी भयावह हो चुकी थीं। दिल्ली, यमुना नदी ने अपने तट तोड़ दिए थे और पानी संसद भवन तक पहुंच चुका था। लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों और ऊंचाई वाले स्थानों की ओर भाग रहे थे, लेकिन कहीं भी सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। मिशन अस्त्र के लॉन्च के 18 घंटे बाद टीम ने अंतरिक्ष में एक विशाल मलबे का सामना किया। यह मलबा उन सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यानों का था जो ऊर्जा स्रोत के प्रभाव में आकर नष्ट हो गए थे। कैप्टन इलेक्स ने कैप्सूल को बचाने के लिए तेजी से पैंतरेबाजी की। डॉ मिश्रा ने चेतावनी दी, अगर यह मलबा हमारे थ्रस्टर्स से टकराया तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सोफिया ने तत्काल एआई का उपयोग कर मार्ग को साफ करने के लिए कैप्सूल की सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय किया, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा टुकड़ा कैप्सूल के किनारे से टकरा गया। कैप्सूल झटके से कांप उठा। हुआंग ने चिल्लाते हुए कहा, हमारे ऑक्सीजन मॉड्यूल में लीकेज हो रहा है। इलेक्स ने तुरंत आपातकालीन स्थिति की घोषणा की और कैप्सूल के मरम्मत मॉड्यूल को सक्रिय किया। टीम ने एकजुट होकर ऑक्सीजन लीकेज को नियंत्रित किया। मलबे से निकलने के कुछ ही देर बाद टीम ने मंगल ग्रह से एक रहस्यमय सिग्नल रिसीव किया। यह वही सिग्नल था जिसे अर्क 7 स्टेशन ने रिकॉर्ड किया था। डॉ हुआंग ने उस सिग्नल का डिकोड किया और कहा, यह एक चेतावनी है। सिग्नल में एक अजीब सी भाषा थी जिसे सोफिया ने एआई की मदद से डिकोड किया। संदेश कुछ इस प्रकार था, इस ऊर्जा का स्रोत एक प्राचीन ब्रह्मांडीय संरचना है। यह शक्ति विनाशकारी है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सावधान रहें। टीम में खामोशी छा गई। डॉ मिश्रा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह ब्रह्मांडीय संरचना इतनी प्राचीन है तो इसे बनाने वाला कौन है और इसका उद्देश्य क्या है? धरती पर हर मिनट के साथ संकट बढ़ता जा रहा था। यूरोप, इटली और स्पेन के समुद्री किनारे समुद्र में विलीन हो रहे थे। अंटार्कटिका, विशाल हिमखंड टूटकर समुद्र में गिरने लगे। इस सब के बीच धार्मिक स्थलों पर लाखों लोग प्रार्थना करने लगे। कुछ इसे ईश्वर का प्रकोप मान रहे थे तो कुछ इसे एलियन का हमला। तीसरे दिन मिशन अस्त्र की टीम ऊर्जा स्रोत के करीब पहुंची। उन्हें एक विशाल संरचना दिखाई दी जो किसी ग्रह के आकार की थी। यह संरचना ऊर्जा से झिलमिलाती हुई लग रही थी। डॉ मिश्रा ने इसे कॉस्मिक ऑर्ब का नाम दिया। कैप्सूल के सेंसर्स ने ऑर्ब के चारों ओर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को मापा। हुआंग ने कहा, यह संरचना खुद एक ऊर्जा जनरेटर है। अगर इसे नष्ट किया गया तो इसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। कैप्टन इलेक्स ने पूछा, तो इसे कैसे रोका जाए? डॉक्टर मिश्रा ने सुझाव दिया, हमें इस संरचना के कोर तक पहुंचकर इसे निष्क्रिय करना होगा। टीम ने कॉस्मिक ऑर्ब के अंदर प्रवेश किया। वहां का दृश्य ऐसा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। अंदर की दीवारें ऊर्जा से बनी हुई थीं और हर तरफ चमकते हुए अजीबोगरीब प्रतीक थे। सोफिया ने कहा, ये प्रतीक किसी प्राचीन भाषा के लगते हैं। वांग ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, ये प्रतीक इस संरचना को संचालित करने के लिए कोड हो सकते हैं। अगर हम इसे सही से डिकोड कर लें तो हम इसे बंद कर सकते हैं। जैसे ही टीम ने कोड डिकोड करना शुरू किया, संरचना ने खुद को बचाने के लिए ऊर्जा लहरें छोड़नी शुरू कर दी। ये लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि टीम के उपकरण फेल होने लगे। कैप्टन एलेक्स ने टीम को आदेश दिया, हमें यहां से जल्दी करना होगा, हर सेकंड कीमती है। मिश्रा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कोड को तेजी से डिकोड करते हुए कहा, मुझे कोड तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। धरती पर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में चेतावनी जारी कर दी गई थी। लोगों से कहा गया कि वे ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। पिछले एपिसोड में टीम अस्त्र ने कॉस्मिक ऑर्ब के भीतर प्रवेश किया और खुद को एक रहस्यमय अज्ञात संरचना में पाया। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्होंने समझा कि यह सिर्फ एक ऑर्ब नहीं, बल्कि एक अत्यंत जटिल और खतरनाक रक्षा तंत्र था। ऑर्ब का केंद्रीय कोर अब पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो चुका है। कॉस्मिक ऑर्ब के भीतर हर चीज अकल्पनीय लग रही थी। दीवारें एक जीवित प्राणी की तरह सांस लेती प्रतीत हो रही थीं। हवा में ऊर्जा की तरंगें बह रही थीं, जो कभी गर्म तो कभी ठंडी महसूस होती थीं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है,
डॉना अरुण मिश्रा ने कहा। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी दृढ़ संकल्प था। सभी की नजरें उस कोर पर टिकी थीं जो आगे की ओर चमक रहा था। यह वही केंद्र था जहां से अज्ञात ऊर्जा निकल रही थी। सफिया ने अपने लैपटॉप जैसे उपकरण पर तेजी से काम करते हुए कहा, इस कोर की ऊर्जा आवृत्ति को समझने के लिए हमें और समय चाहिए। यह सिर्फ एक रक्षा तंत्र नहीं है, यह खुद एक जीवित इकाई की तरह व्यवहार कर रहा है। तभी अचानक ऑर्ब की दीवारें कांपने लगी। एक अजीब सी गूंज पूरे ऑर्ब में फैल गई। दीवारों से छोटे छोटे रोबोट जैसे ड्रोन निकलने लगे। ये ड्रोन नीले रंग की रोशनी में चमक रहे थे और सीधे टीम की ओर बढ़ रहे थे। सावधान, ये हमला कर रहे हैं, कैप्टन इलेक्स ने चिल्लाया। उन्होंने तुरंत अपने प्लाज्मा राइफल से एक ड्रोन पर गोली चलाई। ड्रोन तुरंत विस्फोट कर गया, लेकिन उसकी जगह और ड्रोन आ गए। टीम ने कवर लेने की कोशिश की। सफिया ने जल्दी से अपने डिवाइस का उपयोग करते हुए ड्रोन की एनर्जी सिग्नेचर को समझने की कोशिश की। ये ऊर्जा को अवशोषित करके खुद को रिचार्ज कर रहे हैं। हमें इनसे लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? कैप्टन इलेक्स ने चिल्लाया। डॉ मिश्रा ने कहा, अगर हम इनके कंट्रोल पॉइंट को खोज लें तो इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है। ये ड्रोन केवल कोर के आदेश का पालन कर रहे हैं। हमें कोर तक पहुंचना होगा। टीम ने जल्दी से आगे बढ़ने का फैसला किया। सफिया ने अपने डिवाइस का उपयोग करते हुए एक मार्ग ढूंढा जो कोर तक जाता था, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। रास्ते में दीवारों से निकलने वाली एनर्जी बीम ने टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। यह बीम बेहद शक्तिशाली थी और किसी भी चीज को पल भर में जला सकती थी। सभी झुक जाओ, इलेक्स ने चिल्लाया। सफिया ने अपना डिवाइस निकाला और बीम को ट्रैक करते हुए एक ऊर्जा अवरोधक उत्पन्न किया। यह अवरोधक ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, उसने चेतावनी दी। टीम एक एक करके बीम को चकमा देती हुई आगे बढ़ी। उनके हर कदम पर खतरा था, लेकिन उनके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वे एक बड़े चैम्बर तक पहुंचे। यह चैम्बर कोर के बाहरी क्षेत्र जैसा लग रहा था। यह जगह इतनी विशाल थी कि टीम को समझने में समय लगा कि वे किस तरह की संरचना में खड़े हैं। इस चैम्बर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। यह एक भाषा की तरह लग रही थी, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पा रहा था। सफिया ने तुरंत अपने डिवाइस को सक्रिय किया। उसने कहा, यह वही भाषा है जो हमें मंगल से संदेश में मिली थी। मुझे इसे डिकोड करने दो। डिवाइस ने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे आवाजें स्पष्ट होने लगीं। संदेश कुछ इस तरह था, जो इस ऑर्ब में प्रवेश करता है वह एक परीक्षा का हिस्सा बन जाता है। यह ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया है। जो इसे बाधित करने का प्रयास करेगा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप इसकी शक्ति को समझ सकते हैं तो आप इसका उपयोग ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कर सकते हैं। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, डॉन मिश्रा ने कहा। यह एक संरक्षक है जो यह सुनिश्चित करता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा संतुलित रहे। टीम चैम्बर से आगे बढ़ी और अंततः कोर तक पहुंच गई। कोर एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र की तरह था, जिसमें से प्रकाश और ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। यह कोर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, सफिया ने कहा। यह किसी भी ग्रह या जीवन को नष्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन यह तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक इसे खतरा महसूस न हो। तो यह क्यों सक्रिय हुआ? इलेक्स ने पूछा। क्योंकि हमने इसे छेड़ा है, डॉ मिश्रा ने कहा। हमारी तकनीक और उपग्रहों ने इसे जागृत किया है। टीम ने कोर को निष्क्रिय करने की योजना बनाई। सफिया ने कोर के एनर्जी पैटर्न को ट्रैक करना शुरू किया, जबकि डॉ मिश्रा ने उसके डिवाइस को कनेक्ट किया। यह आसान नहीं होगा, सफिया ने कहा। अगर हम गलत फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं तो यह कोर पूरी तरह से विस्फोट कर सकता है। तभी कोर ने अपनी रक्षा तंत्र सक्रिय कर दिया। चैम्बर के चारों ओर ऊर्जा की लहरें फैलने लगीं, दीवारें कांपने लगीं और ऐसा लग रहा था कि पूरी संरचना ध्वस्त हो सकती है। टीम ने अपने जीवन को खतरे में डालते हुए कोर को निष्क्रिय करने का प्रयास जारी रखा। सफिया ने एक फ्रीक्वेंसी लॉक किया जो कोर की ऊर्जा को स्थिर कर सकता था, लेकिन तभी कोर ने एक अंतिम ऊर्जा तरंग छोड़ी। यह तरंग इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी टीम को पीछे धकेल दिया। हमारे पास समय नहीं है, डॉन मिश्रा ने कहा।
हमें एक बलिदान देना होगा। कोई एक व्यक्ति इसे मैन्युअली निष्क्रिय कर सकता है, लेकिन जो भी करेगा वह बच नहीं पाएगा। मैं जाऊंगा, एलेक्स ने कहा। नहीं, मैं जाऊंगी, सफिया ने कहा। मुझे कोर के सिस्टम की बेहतर समझ है। टीम के बाकी सदस्य चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना सही होगा। सफिया ने कोर के पास जाने का फैसला किया। उसने अपने डिवाइस को सक्रिय किया और कोर की ऊर्जा फ्रीक्वेंसी को स्थिर करना शुरू किया। मिश्रा और एलेक्स ने उसे कवर दिया, लेकिन कोर ने अपनी रक्षा तंत्र और तेज कर दिए। मुझे और समय दो, सफिया ने चिल्लाया। अंततः जब टीम वापस अपने स्पेसक्राफ्ट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ऑर्ब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था, लेकिन सफिया के बलिदान ने उनके दिलों में गहरा घाव छोड़ दिया था। मिश्रा ने कहा, सफिया ने सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए अपनी जान दी है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस घटना को याद रखें और इसे दोबारा न दोहराएं। टीम अस्त्र धरती पर लौटती है, लेकिन वे पाते हैं कि वहां सब कुछ बदल चुका है। क्या कोर की ऊर्जा का प्रभाव अभी भी जारी है? और क्या मानवता को इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए? पिछले एपिसोड में सफिया ने अपने जीवन का बलिदान देकर कॉस्मिक कोर को निष्क्रिय किया। टीम अस्त्र ने ऑर्ब की विनाशकारी ऊर्जा को शांत कर दिया, लेकिन इस मिशन ने उनके दिलों में गहरा दर्द और सवाल छोड़ दिया। जैसे ही टीम धरती पर लौटने की तैयारी कर रही थी, उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा बदल गया है जो पहले कभी नहीं था। टीम अस्त्र अपने स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 9 में सवार हुई। सफिया के बिना उनकी टीम अधूरी लग रही थी। डॉ अरुण मिश्रा, जो टीम के सबसे अनुभवी सदस्य थे, ने एक भारी सांस लेते हुए कहा, हमने सफिया को खो दिया, लेकिन शायद उसकी कुर्बानी ने मानवता को एक नया जीवन दिया है। कैप्टन एलेक्स, जो अब तक टीम का नेतृत्व कर रहे थे, ने स्क्रीन पर लगे सेंसर डिवाइस को देखते हुए कहा, हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है। पृथ्वी की चुंबकीय फ्रीक्वेंसी सामान्य नहीं लग रही। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। सफिया का बलिदान भले ही टीम के लिए व्यक्तिगत क्षति था, लेकिन उनकी कुर्बानी का प्रभाव पूरी मानवता पर पड़ने वाला था। जब वॉयेजर 9 पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो टीम ने खिड़की से बाहर झांका। उन्होंने जो देखा उससे उनकी सांसें थम गईं। पृथ्वी पर एक चमकदार ढाल जैसा कुछ था जो पूरे ग्रह को घेरे हुए था। यह ढाल नीले और सुनहरे रंग में झिलमिला रही थी, मानो यह किसी अलौकिक शक्ति का आवरण हो। यह क्या है? एलेक्स ने पूछा। डॉक्टर मिश्रा ने कंप्यूटर पर सेंसर डेटा चेक करते हुए कहा, यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यह कुछ और है। सफिया के बलिदान और कोर की निष्क्रियता के बाद शायद यह ढाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव का परिणाम है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग की, टीम ने देखा कि धरती पर अब सब कुछ अलग था। हवा में एक अजीब तरह की ऊर्जा थी, पेड़ चमक रहे थे और नदियां सुनहरी धाराओं में बदल गई थीं। लेकिन यह सब सुंदरता के साथ साथ डरावना भी था। टीम ने तुरंत अपने मुख्य बेस हेलिक्स रिसर्च फैसिलिटी से संपर्क किया, लेकिन बेस से कोई जवाब नहीं मिला। क्या हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया है? एलेक्स ने पूछा। सफिया के डिवाइस से जुड़े डेटा का विश्लेषण करते हुए डॉ मिश्रा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है, यह पृथ्वी के ऊर्जा पैटर्न में बदलाव का संकेत है। हमें हेलिक्स तक जाना होगा। टीम ने एक छोटा ऑल टेरेन वाहन लिया और बेस की ओर बढ़ गई। रास्ते में उन्होंने देखा कि शहर और गांव खाली पड़े हैं, सड़कें टूटी हुई थीं और हर तरफ एक भयानक खामोशी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर चीज, चाहे वह इमारत हो या पेड़, एक हल्की रोशनी में झिलमिला रही थी। जब टीम हेलिक्स रिसर्च फैसिलिटी पहुंची तो वहां का दृश्य भयावह था। बेस के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। कंप्यूटर टूटे हुए थे और कहीं कोई इंसान नहीं दिख रहा था। यह जगह तो जैसे छोड़ दी गई हो, एलेक्स ने कहा। मिश्रा ने बेस के सेंट्रल कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट करने की कोशिश की। जैसे ही सिस्टम चालू हुआ, स्क्रीन पर एक वीडियो संदेश दिखाई दिया। यह संदेश सफिया का था। अगर आप यह देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन इसका असर सिर्फ ऑर्ब तक सीमित नहीं रहा। कोर की ऊर्जा ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बदल दिया है और यह बदलाव केवल शुरुआत है। जो ढाल आप देख रहे हैं वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है।
लेकिन यह ढाल न केवल पृथ्वी की रक्षा कर रही है बल्कि इसे एक नई दिशा में ले जा रही है। यह पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। टीम यह सुनकर स्तब्ध रह गई। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी अब वही ग्रह नहीं रही, मिश्रा ने कहा। सफिया के संदेश के अनुसार कोर की ऊर्जा ने पृथ्वी को एक जीवित ग्रह बना दिया था। अब यह ग्रह ब्रह्मांड की बाकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और खतरा भी था। यह ढाल पृथ्वी को बाहरी ताकतों के लिए एक चुंबक बना सकती थी। अगर यह ढाल इतनी शक्तिशाली है तो क्या यह हमारे लिए खतरा भी बन सकती है? एलेक्स ने पूछा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, यह संभव है। अगर कोई बाहरी शक्ति इस ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहे तो यह हमारे विनाश का कारण बन सकती है। टीम ने जल्दी से डेटा को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि वे समझ सकें कि इस बदलाव का अगला चरण क्या होगा। जैसे ही टीम ने बेस में अपनी जांच शुरू की, अचानक आसमान में एक अजीब हलचल हुई। एक चमकदार प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ। यह प्रकाश कोई साधारण उल्कापिंड नहीं था, यह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था। वे आ गए, एलेक्स ने कहा। कौन? मिश्रा ने पूछा। कोई भी सभ्यता जो इस ऊर्जा को भांप सकती है। उन्होंने इसे एक मौका समझ लिया होगा, एलेक्स ने कहा। स्पेसक्राफ्ट से छोटे रोबोटिक ड्रोन पृथ्वी की सतह पर उतरने लगे। ये ड्रोन ऊर्जा का विश्लेषण कर रहे थे और किसी भी मानव गतिविधि को खत्म करने के लिए प्रोग्राम किए गए थे। हमें इन्हें रोकना होगा, मिश्रा ने कहा। टीम ने बेस के बचा हुआ हथियार उठाया और ड्रोन से लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। हर बार जब वे एक ड्रोन को नष्ट करते और ड्रोन आ जाते, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। लेकिन यह सिर्फ एक अध्याय का अंत था। पृथ्वी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। सफिया का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने मानवता को एक नया मौका दिया था, लेकिन यह मौका खतरे से भरा था, मिश्रा ने कहा। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस नई शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। यह न केवल हमारी रक्षा करेगा बल्कि हमें ब्रह्मांड की अन्य सभ्यताओं के साथ जोड़ने का भी मौका देगा, एलेक्स ने कहा। लेकिन हमें याद रखना होगा कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सारांश: पृथ्वी एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। मानवता के पास अब अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन उनके साथ साथ चुनौतियां भी। यह केवल अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है।